हेलो डियर स्टूडेंट, मैं वीरेंद्र राजवंशी एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल राजवंशी क्लासेस पर। जैसे कि स्टूडेंट्स, मैंने आपको 9th क्लास का मैंने विज्ञान स्टार्ट किया था और 9th क्लास का जो विज्ञान मैंने स्टार्ट किया था उसमें पहली वीडियो में अपलोड कर चुका था और उस वीडियो के अंदर मैंने आपको कुछ पढ़ा दिया था। अब उससे आगे के जो टॉपिक हमारे बन के आते हैं वो आती है पदार्थ की अवस्थाएं। तो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे कि पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती है। तो इस वीडियो में बने रहेगा, हम पदार्थ की अवस्थाएं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि पदार्थ की अवस्था की स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है। तो देखो, वैसे पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं मुख्य रूप से वो 3 ही होती है, लेकिन हम अगर 11th क्लास में अगर जाएंगे तो वहाँ 5 प्रकार के पढ़ेंगे। वहाँ पर प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेंस जो होती है वो और ऐड हो जाती है इसके अंदर, ठीक है नहीं। लेकिन 9th स्टैंडर्ड तक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हम पदार्थ की जो अवस्थाएं पढ़ते हैं वो सिर्फ 3 प्रकार की पढ़ते हैं, ठीक है नहीं। कि जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ कि पहला जो हमारी अवस्था है वो ठोस है, यहाँ पर दूसरी जो है द्रव है और तीसरी क्या है गैस। यानी कि अगर मैं बात करूं तो हमने बताया कि जो हमारा सब्सटेंस है उसकी जो स्टेट होती है, यानी कि जो मैटर है उसकी जो स्टेट होती है वो 3 टाइप्स की होती है। और फर्स्ट मैंने बताया कि सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड और थर्ड इज गैस, ठीक है नहीं। तो पहली जो है कि हमारी वो ठोस ही है, यानी कि सॉलिड है। हम सॉलिड के बारे में जानेंगे कि सॉलिड होते क्या है, ठीक है नहीं। आप सबने देखे ही होंगे, आसपास सभी सॉलिड चीजें आपने देखी होंगी, लेकिन अब अकॉर्डिंग टू थ्योरी की हम जानेंगे। देखो, अगर मैं बात करूं कि सॉलिड होते क्या है, ठोस होते क्या है, तो ठोस का जो आकार व आयतन जो होता है वो निश्चित होता है और ठोस क्या करते हैं, स्थान घेरते हैं, ठीक है नहीं। और हमने कहा कि नहीं, आकार और आयतन क्या है, निश्चित है और ठोस क्या करते हैं, स्थान घेरते हैं। अब ठोसों का जो आकर्षण बल का मान होता है वो बहुत अधिक होता है, ठीक है नहीं। क्या होता है, बहुत अधिक होता है। अगर ठोसों में कणों की गतिज ऊर्जा अगर मैं यहाँ पर देखूं तो गतिज ऊर्जा है वो ना के बराबर होती है, शून्य मान सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा भी कि नगण्य होती है, ठीक है नहीं। अब ठोस होते क्या, जैसे कि आप ईंट, पत्थर, डस्टर, चौक वगैरह जो आप सब कुछ देख रहे हो वो सभी क्या है, आपके ठोस है, ठीक है नहीं। जैसे कि अब देखो ये है, मैं इस डस्टर को ले लेता हूँ आपके सामने। अब ये डस्टर क्या है, एक तरह का ठोस ही है। इसका आकार क्या है, निश्चित है, आयताकार आकार है इसका, यानी आकार निश्चित है। इसका एक भार जो होगा वो आयतन निश्चित है, ठीक है नहीं। अब बात कर रहे थे कि इसका जो आकर्षण बल का जो मान है वो बहुत अधिक होगा, तो वास्तव में बहुत अधिक होता है। देखो, ठोस के जो कण होते हैं वो बहुत पास होते हैं। वो क्यों होते हैं पास? क्योंकि इन कणों के बीच में जो होता है आकर्षण बल कार्य करता है, एक अट्रैक्शन फोर्स क्या है, कार्य करता है, ठीक है नहीं। अब अट्रैक्शन फोर्स कार्य करता है तो क्या करता है, उस कारण के क्या होता है, पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। अब जितना अधिक आकर्षण बल का मान होता है उतने ही पार्टिकल क्या आते हैं, पास आ जाते हैं। और पास आने के कारण क्या है, पार्टिकल एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और एक ठोस आकृति बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पार्टिकल दिखाई भी है कि ये पार्टिकल क्या है, आपस में आकर्षण बल के कारण क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर अब देखो, जब यहाँ ये पार्टिकल आपस में जुड़े हुए हैं तो ये बात निश्चित है कि यहाँ पर आकर्षण बल का मान बहुत अधिक है। और जब आकर्षण बल का मान बहुत अधिक है तो बच्चे अब क्या होगा, वहां आपकी जो गतिज ऊर्जा है, पार्टिकल्स की जो अलग होने की जो ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, यानी कि वो शून्य के बराबर हो जाती है, ठीक है नहीं। तो मैंने यहाँ लिखा कि ये जो नगण्य होती है, मैंने बोला भी आपको है कि जो गतिज ऊर्जा नगण्य होती है वो इसलिए ही होती है क्योंकि आकर्षण बल का मान अधिक होता है। अब एक बात करें कि अगर गतिज ऊर्जा और आकर्षण बल के बारे में मैं बात कर लूं तो ये दोनों क्या एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यदि गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तो आकर्षण बल का मान घट जाता है, और यदि आकर्षण बल का मान बढ़ जाता है तो गतिज ऊर्जा घट जाती है, ठीक है नहीं। तो ये बात थी अब तक सॉलिड की। अब इंग्लिश मीडियम के लिए स्टूडेंट जो है, यानी कि अब देखो यहाँ पर कहेंगे सॉलिड्स क्या होते हैं, इनको जो शेप और यानी कि वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स होता है, ठीक है बच्चे। और मैंने कहा कि वो क्या है कि भाई उनके जो बीच में जो उसके पार्टिकल होते हैं, उनके पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स कार्य करता है, जिस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन फोर्स बोलते हैं। अट्रैक्शन फोर्स का मान सॉलिड्स के अंदर बहुत ज्यादा होता है। और अगर मैं वहां पर बात करूंगी काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी है हमारी, वो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, यानी कि नेग्लेक्ट मान सकते हैं, बिल्कुल ना के बराबर होती है, ठीक है नहीं। मैंने एग्जांपल्स आपको बोलते हैं, जैसे कि आप जितने भी सॉलिड देखते हैं, डस्टर्स, चौक्स, आप ईंट देख सकते हैं, पत्थर आपने देखा हुआ, स्टोन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, वुड देखी होगी, लकड़ी आपने। तो ये सब क्या है, ठोस के एग्जाम्पल्स यहाँ पे, ठीक है बच्चे। मैंने बताया कि जो पार्टिकल है वो आपको बहुत करीब करीब होते हैं, इसलिए क्या है, ठोस एक आकृति बना लेते हैं, ठीक है नहीं। ये पार्टिकल क्या है, ठोस के बहुत ही पास है,
और इन्होंने क्या है कि ये अपनी एक आकृति दे सकती है। अब ये पास क्यों है, क्योंकि बच्चे इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। अट्रैक्शन फोर्स कार्य करने के कारण क्या होता है कि ये जो आपके कण है वो आपस में एक दूसरे को बांधे हुए हैं, ठीक है नहीं। अब ये बांधे हुए इसीलिए है क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स का जो वैल्यू है वो बहुत अधिक है, यानी कि आपका जो आकर्षण का मान है वो बहुत अधिक है, इसी कारण वे पार्टिकल जो है आपस में बंधे हुए हैं, ठीक है बच्चे। अब बात करते हैं सेकंड स्टेट। जब सेकंड स्टेट इसमें जो आ जाती है हमारी, वो सेकंड स्टेट हमारी है द्रव, यानी कि इसको हम बोलते हैं लिक्विड, ठीक है नहीं। लेकिन उससे जाने से पहले मैं एक बात और कहूंगा, जो पॉइंट मैंने इसके अंदर ऐड भी नहीं किया, अगर आप चाहो तो आप इसमें कर भी सकते हैं बच्चे, कि अगर मैं आपका यहाँ पर बात करूँ जो पार्टिकल्स है तो उनके बीच में जो अंतराणु जो दूरी होगी, ठीक है नहीं, इंटरस्टिशियल डिस्टेंस उसको हम बोलते हैं। अगर मैं इंटरस्टिशियल डिस्टेंस यहाँ पर देखूं तो भाई यहाँ पर क्या होगा, वो 0 होगी, यानी बहुत कम होगी। यानी कि आप देख रहे होंगे पार्टिकल क्या है, आपस में एक दूसरे जुड़े हुए हैं। तो ये जब जुड़े हुए हैं तो यानी कि आप ध्यान दे सकते हैं इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है। यानी कि अगर मैं इंटरसेक्शनल डिस्टेंस की मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या होगा, वो बहुत ही कम होती है। इसके बाद हम बात करते हैं, अब आते हैं हम द्रव, यानी लिक्विड जो होता है। तो लिक्विड में हम क्या देखते हैं कि द्रवों का जो आकार होता है वो तो अनिश्चित होता है, और जो आयतन होता है वो फिक्स होता है, ठीक है नहीं, यानी कि वो निश्चित हो जाता है हमारा। और एक बात और है कि विशेष बात होती है ठोसों के अंदर, द्रवों के अंदर, सॉरी यहाँ पर ठोस लिख दिया लेकिन यहाँ द्रव है। इन द्रवों में क्या होता है, बहने का गुण होता है। द्रव क्या है, बहते हैं, ठीक है नहीं। तो ये आपके कंपटीशन के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे हमने बोलते हैं कि द्रवों में बहने का गुण होता है, ठीक है नहीं। और द्रवों में जो आकर्षण बल का जो मान है वो अगर मैं ठोस की कंपैरिजन में देखता हूँ, ठोस की अपेक्षा अगर हम देखें तो आकर्षण बल का मान बहुत कम होता है, ठीक है नहीं। बासिन भाई, अब इसके बाद अगर मैं बात करूं कि अगर गतिज ऊर्जा की मैं बात करूं तो अगर गतिज ऊर्जा की मैं बात करूं तो ठोस की अपेक्षा गतिज ऊर्जा का मान यहाँ पर अधिक होगा। क्यों होगा, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में आकर्षण बल का मान घट रहा है, और आकर्षण बल का मान घटेगा तो गतिज ऊर्जा की वैल्यू क्या होगी, वहां पर बढ़ेगी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि देखो अगर मैं बात करूं कि आकर्षण बल का जो हमारा है कि आकर्षण बल वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है गतिज ऊर्जा की, यानी इन दोनों में एक तरह से दुश्मनी का रिलेशन इसको हम बोल सकते हैं। अगर ये बढ़ता है तो ये घटती है, और ये बढ़ती है तो फिर ये घटती है। अब मैंने यही बात अगर मैं इसी बात को लागू करके यहाँ पर देखते मैंने आपको सेकंड को इसमें द्रवों में पढ़ रहे थे, हमने कहा कि पहले गुण तो होता है कि द्रवों में आकर्षण बल का मान ठोस की अपेक्षा क्या होता है, वो कम होता है। अब ठोस की अपेक्षा कम हुआ तो इसका मतलब तो डेफिनेटली बात होगी यहाँ गतिज ऊर्जा की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि हम इसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं। अगर ये कम होता है तो ये बढ़ती है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर इसीलिए हमने बोला है कि जब ठोसों में आकर्षण बल का मान क्या सॉरी द्रवों में आकर्षण बल का मान जो है ठोसों की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है, तो गतिज ऊर्जा का मान जो होगा वो ठोसों की अपेक्षा यहाँ पर अधिक होगा। इसके बाद यदि मैं बात करूं कि जैसे कि एग्जाम्पल है इसके, एग्जाम्पल हमारे जितने भी बहने वाले आपके द्रव होते हैं वो सभी है, कि तेल, पानी, टीसी, जितने भी आपके सब बहते हैं वो सभी क्या है, आपके लिक्विड ही कहलाएंगे, ठीक है नहीं। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चे यहाँ पर इसके पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर देखो इसके जो आपके जो द्रव है, यानी कि आपका जो द्रव है लिक्विड है, उसका जो पार्टिकल है ठोसों की अपेक्षा क्या दूर दूर स्थित है, ठीक है। अब दूर दूर स्थित होने के कारण क्या है, इनमें आकर्षण बल का मान क्या आएगा, वो ठोसों की अपेक्षा कम हो जाता है, ठीक है नहीं। अब अगर मैं यहाँ पर गतिज ऊर्जा की बात कर लूं तो गतिज ऊर्जा की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, ठोसों की अपेक्षा अधिक हो जाती है, ठीक है नहीं। तो ये पार्टिकल क्या है, यहाँ पर दूर दूर है। अब जब पार्टिकल दूर दूर है तो यहाँ पर मैं इंटरसेक्शनल डिस्टेंस की बात कर लूं, अंतराणु दूरी की बात कर लूं, तो अंतराणु दूरी क्या हो जाती है, ठोस की अपेक्षा यहाँ अधिक हो जाती है, ठीक है बच्चे। अगर मैं अब इसकी बात कर रहा था कि यानी कि इनका आकार क्या था, निश्चित था, लेकिन आयतन क्या था, निश्चित था। वो कैसे, यदि मैंने एक गिलास पानी लिया, अब मैंने एक गिलास पानी को गिलास पी लिया, तो वो पानी क्या कर रहा है, गिलास की शेप को एडॉप्ट कर रहा है, उसकी शेप ले रहा है, ठीक है नहीं। अगर मैं उस एक गिलास पानी को किसी बोतल में भर देता हूँ तो उस बोतल की शेप को ग्रहण कर लेता है। यानी द्रव जो है वो जिस भी पात्र में डाले जाते हैं वो उसी का आकार क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन पानी तो वो एक गिलास ही था, वॉल्यूम फिक्स रहा हमारा, लेकिन आकृति जो थी वो जो शेप थी उसकी वो चेंज होती चली गई, ठीक है बच्चे। तो हम यहाँ से इसको भी समझ सकते हैं, ठीक। इसके बाद मैंने आपको ये बता भी दिया कि इनमें जो इंटरसेक्शन डिस्टेंस जो यानी कि अंतराणु की जो दूरी है वो ठोसों की अपेक्षा अधिक होती है, आकर्षण बल का मान क्या यहाँ पर कम होगा, और गतिज ऊर्जा की जो वैल्यू है वो ठोस की अपेक्षा यहाँ पर अधिक हो जाती है, ठीक है बच्चे। अब इसके बाद हम
बात करते हैं जो इसकी थर्ड स्टेज है, वो थर्ड स्टेज हमारी क्या है, वो है हमारी यहाँ पर गैस। यानी अब यहाँ पर एक गैस आ गई है। अब देखो गैस की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आकार व आयतन दोनों ही क्या हो जाते हैं, अनिश्चित हो जाते हैं, ठीक है नहीं। तो गैसों का आकार और आयतन जो आयतन होते हैं दोनों क्या है, अनिश्चित है। और दूसरी बात है कि अगर मैं यहाँ गैस की ओर देख लूं तो यहाँ पर आकर्षण बल का जो मान है वो बिल्कुल 0 होता है, यानी कि नगण्य हम उसको मान सकते हैं, ना के बराबर होता है बिल्कुल, यानी आप उसको शून्य भी काउंट कर सकते हैं एक तरह से, ठीक है नहीं। क्योंकि आपने कभी देखा होगा कि जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है आपको, ये ठोसों के पार्टिकल हैं, ये एक दूसरे बहुत दूर दूर स्थित है। इससे ये बात प्रतीत हो रही है कि जो आकर्षण बल का जो मान है वो यहाँ पर बहुत ही कम है। अब आकर्षण बल का मान जब यहाँ पर कम है तो ये पार्टिकल है एक दूसरे से दूर दूर है। यदि आकर्षण बल का मान अधिक होता है पार्टिकल क्या होते हैं, पास होते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर्षण बल का मान बहुत कम होने के कारण ये पार्टिकल क्या है, बहुत दूर दूर है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर यानी कि अब इसमें हम कह सकते हैं जब यानी कि आपका आकर्षण बल का मान क्या है, बहुत कम है, तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, यहाँ पर बहुत अधिक होगी। तो अगर मैं बात करूं कि गतिज ऊर्जा जो है, तो गैस के अंदर गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है एज कंपैरिजन, अगर मैं तुलना करूं किससे, ठोस और द्रव दोनों से, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूं कि अंतराणविक दूरी, तो अंतराणविक दूरी क्या होती है, अंतराणविक दूरी भी सबसे ज्यादा गैस में होती है, जब इसके जो पार्टिकल है वो बहुत दूर दूर होते हैं। आपने बच्चे कभी जब एलपीजी सिलेंडर आपके घर में लीक हो जाता है तो आपने गैस को निकलते हुए देखा होगा, तो गैस के जो पार्टिकल जैसे वो एयर में आते हैं दूसरे से दूर भाग जाते हैं, दो जगह जब दूर भागते हैं इसका मतलब क्या, उनके बीच में जो आकर्षण बल का जो मान है वो 0 के बराबर होता है। और जो गतिज ऊर्जा है वो निकलने के लिए तैयार एकदम निकलते बाहर इधर उधर भाग जाते हैं, तो इससे मतलब प्रतीत होता है कि जो उनकी गतिज ऊर्जा का मान है वो बहुत अधिक होता है, ठीक है बच्चे। अब बात करते थे, तो ये मैंने आपको बता दिया कि इनका आकार व आयतन जो निश्चित होता है। गैसों में आकर्षण बल का मान मैंने बताया कि ठोसों व द्रव की अपेक्षा कम होता है, शून्य भी हम इसको मान सकते हैं। और गतिज मैंने कहा था कि अगर आकर्षण बल का मान बच्चे यहाँ पर क्या होगा, कम होगा, तो गतिज ऊर्जा उतनी ही अधिक बढ़ जाती है। तो यही इसलिए हमने लिखा है तथा गतिज ऊर्जा का मान अधिक हो जाता है। और एक बात हो, गैसों को संपीड़ित किया जा सकता है, यानी गैसों को हम कंप्रेसेबल कर सकते हैं, ठीक है नहीं। गैसों क्या करते हैं, हम कंप्रेस कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं ठोस, तो ठोस को कंप्रेस हम यहाँ नहीं कर सकते, वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, ठीक है नहीं। तो गैसों को हम कंप्रेस भी कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर मैंने पार्टिकल्स को आपको दिखाई कि दूर दूर पार्टिकल्स है, मैंने एलपीजी का आपको एग्जाम्पल भी लेके बताया। तो बच्चा अगर ये आप बात करते हैं इसकी रिकॉलिंग की, रिकॉलिंग कर लेते हैं एक बार जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो बच्चे बात करते हैं पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है। हमने कहा स्टेट ऑफ मैटर की जो 3 अवस्थाएं होती है, और वास्तव में तो अगर हम बात करते हैं 5 अवस्थाएं होती है, ठीक है। मैं लेकिन हमें 9th स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो वहां पर हमें क्या पढ़ना है, 3 स्टेट ही पढ़नी है। इसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये मैंने आपको बता दिया है। और मैंने कहा कि जो सॉलिड्स होते हैं, यानी कि सॉलिड्स का जो आकार व आयतन तो होते हैं वो दोनों निश्चित होते हैं, ठीक है, वो स्थान भी घेरते हैं। दूसरी बात यहाँ पर क्या है, उनके आकर्षण बल का जो मान होता है वो अधिक होता है, ठीक है। और जब गतिज ऊर्जा का जो मान है वो मान ना के बराबर है, इसको हम नगण्य मान सकते हैं, शून्य मान सकते हैं, ठीक है नहीं। तो मैंने बताया ईंट, पत्थर, लकड़ी, चौक, डस्टर वगैरह आप जो सब तुम देखते हो जिसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता हो, उनको हम क्या बोल सकते हैं, आपका ठोस बोल सकते हैं। उसके बाद हम करते हैं बात द्रव की, कि द्रव क्या होता है। द्रव का आकार वह है, देखो द्रव का जो आकार है वो अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन जो होता है वो निश्चित होता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि वो मैंने बता दिया कि गिलास वाटर हम कर ले देते हैं, तो जब तक गिलास के अंदर वाटर है तो गिलास की शेप को लिए हुए, अगर मैं वही वाटर को क्या करता हूँ किसी बोतल के अंदर डाल देता हूँ तो बोतल की शेप को ग्रहण कर देते हैं। कि हम द्रव से ये बात सीख सके, वो जिसको भी वो जिस भी पात्र में डाल जाते हैं उसी का आकार क्या कर लेते हैं, वो ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है नहीं। अगर मैं द्रवों में बहने का गुण होता है, अगर मैंने कहा कि द्रवों में जो आकर्षण बल का जो मान है वो ठोसों की अपेक्षा कम होता है, और गतिज ऊर्जा का मान जो होता है वो अधिक होता है, ठीक है नहीं। इसके बाद यदि मैं बात करूं गैस, तो गैसों में क्या है, गैस का आकार व आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। और मैंने कहा था गैसों में आकर्षण बल का मान 0 होता है। तो बात करते हैं कि मैं रिकॉर्डिंग के ऊपर हम बात कर रहे थे, द्रव मैंने बताया था कि द्रव का जो आकार जो था वो अनिश्चित था और आयतन जो था वो निश्चित था। मैंने बता दी, यानी कोई जिस भी पात्र में डाल देते हैं उसका रूप ग्रहण कर लेते हैं। द्रव में बहने का गुण होता है, मैंने साथ ही बताया आपको, आकर्षण बल का मान यहाँ पर क्या होता है, ठोसों की अपेक्षा कम होता है, और गतिज ऊर्जा का मान जो होता है वो अधिक होता है, ठीक है। जैसे तेल, पानी वगैरह आपके जैसे जितने भी आपको बहने वाले हैं वो सभी क्या है, आपके द्रव है। हमने गैस में बताया कि इसका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होता है, और जो आपको गैसों में आकर्षण बल का जो मान होता है वो बहुत कम होता है, और गतिज ऊर्जा का मान जो होता है वो बहुत अधिक होता है,
ठीक नहीं। गैसों को संपीड़ित किया जाता है, कंप्रेसिबल किया जा सकता है, कंप्रेस कर सकते हैं हम गैसों को, और ठोसों को कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है नहीं। तो बाद तक मैंने आपको जो पढ़ा है, स्टेट ऑफ मैटर में आपको पढ़ा चुका था। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है तापमान की इकाई, यानी यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो जो अगर मैं यूनिट करूँ, टेम्परेचर की 3 तरह की यूनिट होती है, अगर आपने देखा हो तो इसको बोलते हैं डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, जिसको उसको इस तरह से डिनोट कर देते हैं। और सेकंड जो हमने पढ़ी थी वो फारेनहाइट पढ़ते हैं, ठीक है नहीं, फारेनहाइट की यूनिट होती है। नंबर 3 जो हमने केल्विन पढ़ा था, केल्विन भी क्या है, टेम्परेचर की एक यूनिट है। तो मैं इस वीडियो में आपको ये नहीं कि समझाने वाला हूँ यानी कि सेल्सियस को फारेनहाइट में कैसे बदले, फारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे लेके आए, और केल्विन में कैसे बदले, ठीक है नहीं। इसके लिए कुछ फॉर्मूलाज होते हैं हमारे, उनको याद रखना होता है। इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, इनको बदल सकते हैं, यानी इनको चेंज कर सकते हैं दूसरी यूनिट में, ठीक है नहीं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, हमारा एक फॉर्मूला है, यानी कि हम बोल देते हैं, तो वो जो हमारा फॉर्मूला होता है वो इस टाइप से होता है। देखो यहाँ पर जाएगी फारेनहाइट बराबर होता है 9/5 इंटू सी, यानी सेंटीग्रेड आपका, ठीक है नहीं, प्लस 32। अब इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, यानी फारेनहाइट का एक फॉर्मूला होता है, मैंने फॉर्मूला बताया कि देखो यहाँ से फारेनहाइट बराबर होता है 9/5 इंटू सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस आपका जो है प्लस 32। तो ये फॉर्मूला है, इससे हम क्या करते हैं इसको, यानी कि आप फारेनहाइट को तो सेल्सियस में और सेल्सियस को फारेनहाइट में कन्वर्ट यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि जो ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, यहाँ पर हमने बताया आपको कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स जो हमारे शरीर का जो टेम्परेचर नापते हैं वो जो फारेनहाइट पैमाना होता है उसमें नापते हैं। और एक जो आपका ह्यूमंस के बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 98.6 फेराडे होता है, यानी एक स्वस्थ मनुष्य के जो शरीर का टेम्परेचर होता है वो इतने फेराडे का होता है, 98.6 फेराडे। अगर मैं सेल्सियस की बात करूं तो सेल्सियस की बात होती है 37 में, ठीक है नहीं। अब ये बात सही भी है या नहीं है, इसको हम इस फॉर्मूले के द्वारा सिद्ध भी करेंगे, ठीक है नहीं। तो देखो जैसे कि यहाँ दिया है कि ये 37 को हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है 37 डिग्री सेल्सियस टू कन्वर्ट इनटू फारेनहाइट स्केल, ठीक है नहीं। तो फारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करवा रहा है हमसे। हमने कहा कि देखो यहाँ पर फारेनहाइट बराबर, यानी कि हमने देखा फारेनहाइट 9/5 इंटू 37 प्लस 32। अब 9 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 333 आएगा यहाँ पर। अब यहाँ मैंने क्या किया, एलसीएम मैंने 5 ले लिया। अब जब मैं एलसीएम 5 लूंगा तो 5 की मल्टीप्लाई यहाँ पे भी हो जाएगी, वो जाएगा 160। जब मैं इसको जोड़ूंगा तो जोड़ नहीं पाएगा आपका, देखिए इसको जोड़ लेते हैं एक बार, 3 9 4 ये आएगा आपका, यानी कि 493 डिवाइड बाई 5। अब इसको हमें क्या करना होगा, 5 से डिवाइड करना होगा। तो पानी में कितना हो जाता है, यहाँ पर 45 हो जाता है। बच कितने गए हमारे पास 4। अब जब वहां पर 4 बच गए थे, आपका 43 हो गया, तो सॉरी पानी 45। अब यहाँ पर 40 यानी 43 बच गया था आपका, यानी कि जब यहाँ से 4 बचा 45 तक ले लिए, 4 बचा तो 4 के बाद क्या है 43 बच गया हमारा, तो 5 8 40। अब हमारा यहाँ पर क्या बचा, ये 3 बच गया, पॉइंट लगा तो 0 लगा दी तो 30 बढ़ गया वहां पर, और 5 6 30। तो ये हमारा क्या होगा, ये 30 डिग्री जो हमारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड था वो, कि उसकी जो अगर मैं फारेनहाइट में इसको कन्वर्ट करता हूँ तो उसकी वैल्यू आ जाती है 98.6 आ जाती है, ठीक है नहीं। तो ये बात जो मैंने अभी बताई कि ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है, एक स्वस्थ मनुष्य के जो शरीर का टेम्परेचर था वो यही 98.6 फारेनहाइट होता है। और अगर सेल्सियस की बात करते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है नहीं। तो बच्चे अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम यहाँ से सोल्व करेंगे। ये तो एक जनरल क्वेश्चन था, इसके बाद और भी टेम्परेचर यहाँ से ले लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, यानी कि आपको वो करा देता हूँ, यानी कि आप फारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हमें मान लीजिए क्वेश्चन जो होता है कि 200 फारेनहाइट टू कन्वर्ट इनटू सेल्सियस पैमाने जो स्केल्स होता है आपका, उसके अंदर सेल्सियस स्केल में उनसे बात कर रहा है, तो सेल्सियस स्केल में हम इसको बताएंगे। देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही क्वेश्चन अभी आपका बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी का पेपर हुआ था, तो खंड शिक्षा के अधिकारी के पेपर में ये आपसे पूछा गया था यही क्वेश्चन आपसे।
तो मैं जितने भी मैं पढ़ने वाले बच्चे मैं उनको बार बार बोलता रहता हूँ कि कंपटीशन का जो लेवल होता है वो यहीं से बनता है, ठीक है नहीं। तो यही क्वेश्चन खंड शिक्षा अधिकारी में पूछा भी गया है और मैं इस पेपर को देख रहा हूँ और मेरा आंसर बिल्कुल सही आता 93.3, ठीक है नहीं। और निकालते हैं कैसे, देखो अब फार्नहाइट की वैल्यू हमारे पास है, तो फार्नहाइट यहाँ पे 200 ले लिया हमने, यहाँ पर 200 लिया, 200 बराबर 9/5 के गुणा, अभी यहाँ पर क्या आएगा सेल्सियस, अभी यहाँ इसके बाद प्लस 32। अब इसके बाद यदि मैं बात कर लूं तो यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 9/5 इंटू सेल्सियस बराबर 200 माइनस 32। अब इसको हम क्या करते हैं, इसमें डिवाइड कर देते हैं, 168 बच जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ बच जाएगा आपका यहाँ 168। अब ये किसके बराबर है, 9/5 इंटू सेल्सियस। अब ये मल्टीपल में है तो इधर जाकर डिवाइड में जाएगा, तो सेल्सियस बराबर हो जाएगा 168/9। अब डिवाइड के बाद में डिवाइड में आएगा तो वो 5 आ जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में। अब इसको क्या करना होगा, हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो यहाँ पर कर देंगे 5×8 = 40 किसी को यानी 0 आ जाएगा वो 40 की, और जो आपका हासिल है वो 4, यहाँ पर 5 × 30 और 4 34 का 4 का, यहाँ पर 5 × 5 5 और 3 8 यानी 840 डिवाइड बाई 9। 9 × कितना आएगा यहाँ पर, 9 × 81, 9 × 81। और यहाँ पर बचा कितना है 3, यानी 30 बच गया, 9 × 27, 9 × 27। अब बचा यहाँ पर 3, फिर इसके बाद 9 × 27, फिर 9 × 27। ऐसे आपका आंसर जो है ये सेल्सियस में आ गया। यानी अब यानी कि अगर मैं बात करूँ कि 200 फारेनहाइट की जो वैल्यू है सेल्सियस में यदि ज्ञात करते हैं तो 93.33, यानी 3 यहाँ पर रिपीट होता चला जाएगा आपका। तो आप ये 3 4 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है नहीं। तो ये सब क्या हो जाएगा, यानी सेल्सियस वैल्यू हो जाएगा। तो बच्चे ये मैंने आपको बताया कि फारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट हमें करना है और सेल्सियस को फारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करना है, ये मैंने बताया। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं लिख देता हूँ, आप खुद भी कर सकते हैं। यानी आपको करना है कि इसकी यहाँ पे दिया है 50 डिग्री सेल्सियस को आपको कन्वर्ट करना होगा फारेनहाइट में, नंबर 1। फिर 60 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना होगा वो भी फारेनहाइट के अंदर, ठीक है नहीं। फिर यहाँ पर मैं दूंगा आपको 300 फारेनहाइट को कन्वर्ट करना है आपको सेल्सियस के अंदर, नंबर 3। नंबर 4 क्वेश्चन बेटे यहाँ पर जो दिया है आपको, यानी कि आप 350 को फारेनहाइट को कन्वर्ट करोगे सेल्सियस में। ये क्वेश्चन आपके लिए हो जाते हैं, ये आपको करने होंगे बच्चे। इसके बाद यानी कि अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि आपको यानी कि आप इसको फारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे बदलेंगे और सेल्सियस को फारेनहाइट में कैसे बदलेंगे, ठीक है नहीं। मैंने यहाँ बताया कि 200 फारेनहाइट था, उसको कन्वर्ट किया हमने सेल्सियस स्केल के अंदर। तो ये हमने जो एफ की वैल्यू हमें दी थी हमने एफ की वैल्यू यहाँ पर रख दी है 9/5 इंटू C प्लस 32। अब ये प्लस की वैल्यू जब ये इधर आती है तो ये माइनस की हो जाती है, तो इन्हें 200 में से 32 को घटा दूंगा। तो घटाने के बाद अगर 9/5 इंटू C बराबर हो जाएगा यानी कि 200 माइनस 32। तो 9/5 C इंटू बराबर हो जाएगा 168 के। अब ये क्या है, ये मल्टीपल में इसके डिवाइड में जाएगा, जब डिवाइड में जाएगा तो 9 यहाँ पर नीचे जाएगा, डिवाइड के बाद डिवाइड में आता है तो वो ऊपर मल्टीप्लाई में पहुंच जाता है। तो 5 हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने इसकी मल्टीप्लाई की तो यहाँ पर 840 है, और 840 को जो मैंने 9 से डिवाइड किया तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आई वो 93.3 यहाँ पर क्या आ गई सेल्सियस में आ गई। ऐसे आपको कन्वर्ट करना है। अब एक इकाई और बच जाती है हमारे बच्चे, वो हो जाती है कि हम यानी कि कैलोरी में कैसे बदले। अब इसको कैलोरी में हमें बदलना कैसे है, यानी इसके लिए भी एक फॉर्मूला हमारा यहाँ पर होता है। तो फॉर्मूला क्या है देख लेते हैं यहाँ पर एक बार। ये फॉर्मूला हमारा हो जाता है केल्विन पैमाने का मान, यानी के का वैल्यू, यानी डायरेक्ट के लिए यानी केल्विन पैमाने का मान बराबर, यानी जो सेल्सियस हमें दिया हो प्लस 273, ठीक है नहीं। अब 273 क्या मैं अप्रोक्स मानते हैं, जो एक्यूरेसी में जो वैल्यू होती है 273.15 जो होती है, ठीक है नहीं। अब एनसीईआरटी बुक्स जब आप पढ़ोगे तो वहां पर यही वैल्यू लगेगी, लेकिन हम इसको अप्रोक्स मान लेते हैं 273। यानी कि अब यहाँ पर क्या है, अगर हम कोई वैल्यू हमें यहाँ दी है, यहाँ पे दिया है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ये दिया है टू कन्वर्ट इनटू इसमें टू कन्वर्ट इनटू केल्विन, इसमें केल्विन में। अब केल्विन मतलब तो कुछ नहीं करना, बस हमें 233 में ऐड करते हैं, यानी 37 प्लस के बराबर 37 प्लस
273। इसको जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 300, यानी वो 300 कैलोरी हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें यहाँ पर कि 27 सॉरी ये ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 80 यानी 310 हो जाएगा, 310 सॉरी। ठीक है, यहाँ पे 27 दिया आपको। 27 में क्या करना है, देखो यहाँ वही है 27 डिग्री सेंटीग्रेड इसको कैलोरी में बदलना होगा। 27 प्लस 273 और ये हो जाएगा आपका 300। ठीक है, ये 300 कैलोरी हो जाएगा। ऐसे 25 हम कर सकते हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, कैलोरी। तो कैलोरी बराबर हो जाएगा 25 प्लस 273 298 कैलोरी। ठीक है ना। तो बच्चे हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यानी कि सेंटीग्रेड को कैलोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब समस्या ये आ जाती है कि अगर क्वेश्चन आ गया आपको फारेनहाइट में, और फारेनहाइट में क्वेश्चन जब आया है तो फारेनहाइट से उसको बदलना है कैलोरी में। तो पहले बच्चे हम फारेनहाइट को बदलेंगे सेल्सियस में और सेल्सियस से आएंगे हम कैलोरी में। ठीक है नहीं, तो हमें ऐसे क्या होगा, यानी कि फारेनहाइट की वैल्यू को हम किसमें बदल सकते हैं, कैलोरी में बदल सकते हैं। यानी फारेनहाइट को ले जाएंगे हम सेल्सियस में और सेल्सियस से जाएंगे फिर हम कैलोरी में। ठीक है नहीं। तो बच्चे जो मैंने आज आपको पढ़ाया, कैसा लगा आपको ये सेशन, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और आप कमेंट बिल्कुल नहीं कर रहे और मुझे ना ही आप लाइक वीडियो को कर रहे हो, तो लाइक जरूर करते रहे वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है नहीं, बने रहिए इसी उम्मीद के साथ। मैं आगे तक ये आपका जो सिलेबस है पूरा लेके जाऊंगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक बिल्कुल करें और इसको शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। और जितने भी आपके सहपाठी हैं जो 9th की स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करते रहें आप। साथ ही मैं आपको कह रहा हूँ कि बच्चे, बार बार मैं आपको बोलते आ रहा हूँ कि यदि आप मतलब कि जो हमारा चैनल है राघवंशी क्लासेस, आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। ठीक है, धन्यवाद।